तो नमस्कार बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको आज पूरा देखेंगे। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा भी चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। फिर आप मत बोलिएगा कि मैं नहीं बताया था कि ऐसे प्रश्न आपको तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से इसको तैयार किया गया है, तो कृपया इसको फीडबैक भी आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में पहले तो इसका पीपीटी सेट करें, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन कराएं। क्वेश्चन में पता चले कि वॉइस आ रही है या नहीं। जैसे कई बार आप लोगों का था कि वॉइस चेक करिए, तो पता चले कि वॉइस ही नहीं आ रही है। कई बार वीडियो में ऐसा हो जाता है कि पूरी वीडियो बन गई लेकिन उसमें वॉइस ही नहीं आई, तो पूरा उसमें मेहनत बेकार चला जाता है। तो 10 मिनट का भी अगर वीडियो है बनाने में, तो उसको कभी कभी 2 से 3 घंटे का भी टाइम लग जाता है, या उससे ज़्यादा का, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके इसको फीडबैक जरूर दें अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी तो आप लोग के ऊपर ही है सब कुछ। पहला प्रश्न है, 2 पहाड़ियों के बीच खड़ा एक व्यक्ति जब बंदूक से गोली चलाता है तो उसे क्रमशः 2 सेकंड तथा 3 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि वायु में ध्वनि का वेग कितना दिया है, इतना दिया गया है, तो पहाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम मान लीजिए 2 पहाड़ी है, ये मान लीजिए माउंटेन फर्स्ट है, ये मान लीजिए माउंटेन सेकंड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं डी है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 2 सेकंड और 3 सेकंड बाद, यानी पूरा कितना हो गया, 5 सेकंड बाद उसको जो ध्वनि सुनाई देगी, ठीक ना, तो ध्वनि के बीच की दूरी, क्योंकि ध्वनि उतना ट्रेवल कर रही है तब ना उसको 5 सेकंड और 2 सेकंड बाद सुनाई दे रही है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2D हो जाता है मान लीजिए, ठीक ना। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जब हमारा 2D जो है वो हमारे जो वायु में ध्वनि का वेग इतना मीटर प्रति सेकंड है और हमारा 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड बराबर जब हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पर 2D बराबर 5 सेकंड, तो 5 सेकंड 1 सेकंड में 332 मीटर है, ठीक ना, 332। तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, 500 में 332 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे और यही हो जाएगा हमारे पहाड़ियों के बीच की दूरी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 5 × 332/2 कर लेते हैं। इसको जब हम लोग काटेंगे 16 दूना 32 हो जाता है, यहाँ पर 6 दूना 12। डी का वैल्यू हमको इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 6 पंचे 30 के 0, 16 पंचे 80 और 3 83, यानी 830। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में हमको क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न दे रहा है इसमें कि एक समंजन से खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई अभिदृश्य तथा नेत्रिका के बीच की दूरी इतना दिया गया है, जबकि अभिदृश्य की फोकस दूरी इतना है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा। मान लीजिए अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप लोग क्या करेंगे, खगोली यानी बोल रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई, यानी खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई बराबर क्या बोल रहा है कि अभिदृश्य और नेत्रिका के बीच की दूरी, तो F0 + FE बराबर हमको कितना दे रहा है, 105 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि F0 का वैल्यू हमको पहले से कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो FE का वैल्यू हमारा क्या निकल आएगा, FE का वैल्यू यहाँ पर जब हम लोग F0 रखेंगे तो F0 को इधर ले जाएंगे तो FE का वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, M बराबर F0/FE हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, F0/FE बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 100/5। इसको काट दिए 20 पंचे 100, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है सेकंड लोलक की लंबाई क्या होगी। तो सेकंड लोलक की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको पहले एक इसका सूत्र पता होना चाहिए, T बराबर 2π रूट में क्या होता है, L/G होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं। तो T² = 2π, इसका भी 2π का यहाँ 2π होगा, 2π का स्क्वायर, और ये भी इन सब का पहली बात तो एक साथ होना चाहिए, लेकिन हम मान करके चलते हैं, इसको अलग अलग ले करके चलते हैं क्योंकि उसमें रूट लगा है। तो L/G का स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, T² बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π, यानी 4π² हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, L/G हो गया। अब टी का वैल्यू क्या होता है, जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का वैल्यू 2 होता है। आप लोग इसको अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, 4 बराबर 4π² और L/G। तो हम लोग 4 से 4 काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं 4 से 4,
या अभी नहीं काटेंगे, अभी काट लेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं अभी, ठीक है ना, इसको अभी रहने देते हैं। अब करते क्या है कि इसके अपॉन में हम लोग एल का वैल्यू हमको निकालना है, तो एल बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो 4 इंटू जी अपॉन, अब जी का भी वैल्यू हमको पता है कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, तो हम लोग कभी कभी उसको समानता 10 ले लेते हैं, लेकिन 9.8 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि 4 पाई स्क्वायर हो गया। अब 4 से 4 अब तो काट सकते हैं ना, हाँ काट सकते हैं, जी का वैल्यू जी है तो अभी जी रखिए, या 9.8 कर लीजिए, 9.8 पाई स्क्वायर, तो हमारा 9.8 पाई स्क्वायर किसी में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे तो जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है घट जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर देती है तो भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, तो हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, सही ए नंबर हो जाएगा। यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:16 है तो उनके आयामों का अनुपात होगा, तो तीव्रता का अनुपात हम लोग ले लेते हैं L1 अनुपात L2 बराबर क्या दिया गया है 1:16, तो क्या है आयामों का अनुपात हम लोग निकालेंगे A1 अनुपात A2 बराबर रूट L1 अनुपात L2, तो हमारा क्या हो जाएगा, L1 का वैल्यू हमको क्या दिया है, L1 का वैल्यू 1 दिया है, 1 अनुपात L2 का वैल्यू क्या दिया है, 16 दिया है, 16 कर लेते हैं। अब 1 का हम लोग कितना भी रूट करेंगे, 1 का रूट जो होता है उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान 1 होता है, और 16 का क्या होता है रूट, 16 का होता है 4 होता है, तो हमारा A1 अनुपात A2 का मान क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, एक पंख और एक पत्थर जब समान ऊंचाई पर एक साथ गिरा जाते हैं तो पृथ्वी पर वो पहुंचेंगे, तो ये हमारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसको पहले ध्यान से देखिए, इसके बाद ही इसका कुछ आप लोग निर्णय लेंगे। ऐसे नहीं कि रैंडम ले लिए कि नहीं पत्थर वजन है तो डायरेक्ट गिरेगा, तो हम लोग पहले इसमें देख सकते हैं कि हमारा संभावित उत्तर क्या हो सकता है, तो साथ साथ गिरेंगे यदि माध्यम वायु हो, ठीक है, तो पहली बात तो ये गलत है, क्योंकि माध्यम अगर वायु है तो साथ साथ गिर नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि अगर वायु कहीं पर उपलब्ध है तो वहाँ पर पत्थर पहले गिर जाएगा, तो ये हमारा सही नहीं है। साथ साथ यदि निर्वात हो, साथ साथ यदि माध्यमों में, साथ साथ सभी माध्यमों में, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जैसे पहला गलत वैसे ये भी गलत। अगला है पत्थर पहले पहुंचेगा, लेकिन पत्थर पहले पहुंचेगा ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई, निर्वात की स्थिति में जब होगा तो पत्थर तो पहले पहुंचेगा नहीं, दोनों साथ में पहुंचेंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा भी सही हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में क्या होगा कि वे एक दूसरे के साथ साथ पहुंचेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख ले, चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर इसकी ध्वनि सुनाई देती है, कब सुनाई देती है, 2 घंटे बाद सुनाई देगी, या 3.5 घंटे बाद सुनाई देगी, या 2.5 घंटे बाद सुनाई देगी, या सुनाई ही नहीं देगी। बात सही है कि सुनाई देगी ही नहीं, क्योंकि आप अगर देखेंगे कुछ भी कल्पना करेंगे कि आपसे लगभग 50 किलोमीटर दूर कुछ भी अगर होता है तो क्या आपके पास उसकी ध्वनि कुछ टाइम बाद सुनाई देती है, नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि चंद्रमा पर जब कोई विस्फोट हो तो पृथ्वी पर इसकी ध्वनि सुनाई देगी, तो ये संभव ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है रेयर में कि चंद्रमा कभी खत्म हो जाए या कुछ बहुत बड़ा विस्फोट हो तो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी उसमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, दूरदर्शी की भेदन क्षमता अधिक होती तथा उसका अभिदृश्यक लेंस होता है, तो दूरदर्शी की भेदन क्षमता अधिक होती तथा उसके अभिदृश्यक लेंस का, अब क्या बोल रहा है इसमें, उसका अभिदृश्यक लेंस अधिक फोकस दूरी का हो, अभिदृश्यक लेंस कम फोकस दूरी का हो, अभिदृश्यक का व्यास हो अधिक व्यास हो या कम व्यास हो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा, अभिदृश्यक का व्यास अधिक हो, ठीक है, तो उत्तर नंबर हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दिखाया जा रहा है, एक मनुष्य 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 खंभों, ठीक ना, 10 किलोमीटर पर 2 खंभों पृथक पृथक दिखता है, खंभों के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 मीटर। तो एक प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि पृथक पृथक दिखता है तो खंभे की मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ले लेते हैं कि साधारण आंखों के द्वारा जो बनाया गया कोण होता है तो वो क्या होता है, साधारण आंखों के द्वारा बनाया गया कोण, हम तो कोण बराबर ले लेते हैं d अपान क्या हो जाएगा 10 × 10⁻3, ठीक है। अब हमारा क्या बोल रहा है, 2 खंभों, एक मनुष्य 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 खंभों को पृथक पृथक देखता है, एक साथ नहीं देखता, पृथक पृथक देखता है, तो खंभों की बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो खंभों के बीच की न्यूनतम दूरी जब हम लोग इसको निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर
4 × 10⁻⁻⁴ रेडियन हो गया ये, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ध्रुवों के बीच की दूरी जब हम लोग निकालेंगे, एक कोण हमारा हो गया, ध्यान रखिएगा कोण, जब ध्रुवों का हम लोग निकालेंगे, ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक ना, यानी पोल के बीच की दूरी जब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोल के बीच की दूरी जब निकालते हैं तो पोल के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻⁴ ये दिया गया है, यानी कोण के बीच की दूरी गुणे 10⁴ होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट गया, हमारा बचा क्या 4, आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा 4 मीटर। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए हमको ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी मिलता है 4 मीटर, ऑप्शन नंबर सी मिलता है हमको 3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी मिलता है 8 मीटर। तो हमको तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए बोल रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति इतना दिया गया है, इसकी चाल इतनी है, तो तरंग दैर्ध्य का हमको इसका निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा बराबर क्या हो जाएगा कि इसकी चाल बटे आवृत्ति हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 480/120, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, इससे इसको काट दिए, 12 चौक 48, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा 4 मीटर इसका भी हो जाएगा, ठीक है 4 मीटर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या मिल रहा है, अगला प्रश्न मिल रहा है बंदूक की नाल में धुआं धमाका सुने जाने के 2 सेकंड पहले दिखाई देता है, यदि हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर प्रति सेकंड हो तो प्रेक्षक से बंदूक की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो अब हमको प्रेक्षक से बंदूक की दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर जो हमारा क्या हो जाएगा, तो 350 × 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और जब हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो चाल और समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल आएगा, क्या हो जाएगा 700 मीटर। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाता है 700 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न कहते हैं यदि स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उत्तर लेंस की अधिकतम आवर्धन क्षमता होगी, लेंस की शक्ति यहाँ पर दिया गया है 4 डायोप्टर में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे कि हमारा इसको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एम मैक्स निकालेंगे, ठीक ना, आवर्धन की मैक्सिमम क्षमता क्या होगी। तो आवर्धन की मैक्सिमम क्षमता निकालने के लिए 1/d/t का हम लोग प्रयोग करेंगे इस फार्मूले का, ठीक ना। 1/d/f सेंटीमीटर। इसके बाद क्या होगा, हमारा f बराबर क्या होता है 100/p, क्योंकि हमको f का वैल्यू यहाँ पर तो पता नहीं है, डिस्टेंस तो पता हो रही है 25, लेकिन f का वैल्यू नहीं है। तो 100/p का फोकस का जो हमारा शक्ति है, तो शक्ति के कितना है 4 डायोप्टर, यानी 25 हो गया यहाँ पर हमारा। अब हमको पता हो गया, तो m मैक्सिमम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m मैक्सिमम बराबर 1 + d का वैल्यू हमको क्या दिया गया है, d का वैल्यू हमको 25 दिया गया है, और हमारा जो न्यूनतम दूरी क्या दिया गया है, न्यूनतम दूरी 25 है, और जो हमारा क्या f का वैल्यू हो वो भी 25 है। तो इसको हम लोग काट लेते हैं। तो इसको जब हम लोग काट लेंगे तो m मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा 2, हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दो मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती हैं। पहली मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, दूसरी मशीन की सामर्थ्य हमको पता करना है। भाई इसमें बोल रहा है पहली मशीन जो है वो 20 मिनट में तथा दूसरी मशीन जो है वही काम 30 मिनट में करती है। तो पहली मशीन की सामर्थ्य इतना है तो दूसरी मशीन की सामर्थ्य कितना होगा। तो जायज़ जैसी बात है कि अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो खुद देख लेते हैं पहले कि इसको सॉल्व करके कि हमारा क्या आ रहा है, जायज़ सी बात से क्या मतलब इसमें हमारा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन हमको पता है तो अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T। आप लोगों से मैं बोला था कि जितने भी फार्मूले हैं आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक ना। और इसके बाद क्या होता है, P बराबर W/T। जब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे तो P के बराबर W/T होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, P1 बराबर W/T1,
और P2 बराबर क्या हो जाएगा, W/T2 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1/P2। अगर आप लोग को फार्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम लोग देख लेते हैं कि W/T1 मल्टीप्लाई T2/W। क्यों, क्योंकि अगर इसके बटे में जब इसको करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, W से W कट गया, यानी P1/P2 का वैल्यू हमारा T2/T1 हो जाता है। क्या हो जाता है, T2/T1। अब हम लोग इस फार्मूले में रख लेते हैं P1 का मान P1 के स्थान पर, P2 का मान P2 के स्थान पर, T1 का मान T1 के स्थान पर, T2 का मान T2 के स्थान पर। हमको दूसरे मशीन के सामर्थ्य सत्ता यानी इसकी पावर हमको निकालना है। तो पावर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमको किसका निकालना, दूसरे मशीन का निकालना है यानी P2 का। तो P2 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा P2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ P1 × T1/T2। अब देखिए P1 का वैल्यू हमको क्या दिया गया है, हाँ 120 वाट दिया है। और T1 का वैल्यू क्या दिया गया है, T1 का वैल्यू हाँ दिया गया है, कितना दिया गया है, T1 का वैल्यू 20 है और T2 का वैल्यू कितना है, 30 है। अब हम लोग इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कटा, 4 × 3 = 12 कटा, यानी 4 दूना 8 बचा, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 80 वाट। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 80 वाट। डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूरदर्शन में अभिदृश्य का द्वारा बड़ा बनाया जाता है, क्यों, तो अब हमको इसको बताना है कि दूरदर्शक में अभिदृश्य का बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो जो प्रतिबिंब होती है उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए दूरदर्शक में अभिदृश्य के द्वारा बड़ा बनाया जाता है। तो हम लोग इसमें प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए, प्रतिबिंब की तीव्रता कम करने के लिए, आवर्धक अधिक हो इसके लिए, या फिर विभेदन कम हो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही, प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़े। देखिए क्या होता है कि प्रतिबिंब की जब तीव्रता बढ़ाना होता है तो दूरदर्शक के अभिदृश्य का द्वारा बड़ा किया जाता है, ठीक है ना, उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और ये हम लोग ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, एक मनुष्य 3 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, उसके लिए प्रयुक्त लेंस की शक्ति क्या होनी चाहिए जिसमें कि वह 12 मीटर की दूरी तक देख सके। ठीक है, तो 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लूँ जिससे मुझे यहीं पर बताना पड़े। देखिए बोल रहा है एक मनुष्य 3 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, उसके लिए प्रयुक्त लेंस की शक्ति क्या होनी चाहिए जिससे कि वो 12 मीटर की दूरी देख सके। तो हम लोग अब लेंस का सूत्र का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। क्या, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि लेंस का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब हमको v का वैल्यू दिया जा रहा है, v का वैल्यू बराबर -3 मीटर, u का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, u की वैल्यू बराबर 12 मीटर, ठीक है ना, प्लस में है, ए प्लस में है, ए माइनस में है। ठीक है, इसके बाद लेंस की क्षमता हम लोग निकालेंगे। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f, ये मीटर में है तब, ठीक है ना, अगर मीटर में है तो 1/f होगा, अगर वही सेंटीमीटर में होता तो वहाँ पर 100/f होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं अभी पीछे बताया हूँ तो वहाँ 100 पूछेंगे आप लोग, देखिए वो सेंटीमीटर में था इसलिए उसको करना पड़ा था 100/f, अगर मीटर में है तो 1/f होता है। ठीक है, तो अब हम लोग 1/f निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12 - 1/3 निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। देखिए अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग सिंपल सी बात, अगर इसको नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1/f का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, हमको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहा है कि v का वैल्यू जो दिया है उसको लिखिए और u का वैल्यू जो दिया है उसको लिखिए। तो इसी चीज़ को हम इस तरीके से कर लिए हैं, चाहें तो इसको इस तरीके भी कर सकते हैं कि 1/-3 और प्लस 1/12, वही चीज़ लिखा है, प्लस में जो है वही, माइनस में है जो वही। मान लीजिए मैं ऊपर वाला ही करके आपको दिखाता हूँ। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है यानी -4 + 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया -3/12 हो गया, यानी इसका हमारा मान क्या आ जाएगा -1/4 आ गया। आपका क्या आ गया -1/4। दूरी किस में होता है, डायोप्टर में होता है, तो -4/1 डायोप्टर। हमारा उत्तर देखिए इसमें कौन सा है, -1/4। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ऐसे समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग
वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।